हेलो दोस्तों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम ये थर्ड ईयर क्लासेस में आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है विशिष्ट बालक के बारे में। यानी हमारा ये जो पूरा चैप्टर है विशिष्ट बालक के आधार पर बना हुआ है। तो इस विशिष्ट बालक में सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि इसके अंतर्गत किन किन बालकों को ऐड किया गया है। तो विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जिनमें औसत बालक मतलब जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, वो एवरेज स्टूडेंट यानी औसत बालकों से अधिक या कम गुण पाए जाते हैं। अब ये गुण कौन कौन से हो सकते हैं? ये गुण उनकी बुद्धि, शारीरिक योग्यता, सामाजिक व्यवहार, संवेग, भाषा आदि के किसी एक या अधिक क्षेत्रों से संबंधित हो सकती है। यानी जब किसी बालक में ये जितने भी क्षेत्र हैं, ये जितने क्षेत्र लिखे हुए इनमें से कोई भी एक या इन सभी क्षेत्रों में अगर गुण कम या ज़्यादा है तो वो बालक क्या कहलाएगा? विशिष्ट बालक कहलाएगा। अब इस विशिष्ट बालक के टाइप्स कई सारे हो सकते हैं, यानी इन विशिष्ट बालकों को कई टाइप्स में बांटा गया है। तो सबसे पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे शारीरिक रूप से अक्षम बालक। यानी शरीर के आधार पर विशिष्ट बालक कौन कौन से हो सकते हैं। यानी शारीरिक रूप से अक्षम बालक हमने कौन सा लिया है? ये वाला पॉइंट लिया है। यानी विशिष्ट बालक में वह टाइप जिसका बेस क्या है? शरीर। यानी शरीर में उसकी जो भी कमी है उसके आधार पर वो कौन सा विशिष्टता प्रदर्शित कर रहा है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि इस प्रकार की अक्षमता से युक्त बालकों में अवश्य ही किसी न किसी प्रकार का दोष, कमी एवं विकृति पाई जाती है, जिसके कारण बालक को कार्य करने में तथा दूसरों के साथ समायोजन बिठाने में कठिनाई होती है। फलतः उसकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। यानी जब बालक शारीरिक रूप से अक्षम होता है तो इससे क्या होगा? वह समायोजन नहीं कर पाएगा, यानी दूसरों के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा। और क्या नहीं कर पाएगा? उसकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी, यानी कार्य करने में प्रॉब्लम आएगी, है ना। जब व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम है तो वह दूसरों के साथ समायोजन नहीं कर पाएगा, उसके कार्य करने में प्रॉब्लम आएगी। तो वो बालक कौन सा हो सकता है? विशिष्ट बालक हो सकता है। लेकिन अब इस शारीरिक रूप से अक्षम बालक कौन कौन से हो सकते हैं? हमें किस तरीके से पता चलेगा कि ये शारीरिक रूप से अक्षम बालक है? तो उसके लिए हमें उसकी विशेषता पता होनी चाहिए। मतलब जो बालक सामान्य क्रियाओं को करने में असमर्थ है, यानी जो नॉर्मल हम डेली रूटीन में जो भी काम कर रहे हैं, यानी डेली रूटीन का जो भी काम है, अगर व्यक्ति वो नहीं कर पा रहा है अपने शारीरिक कमी के कारण, अगर वो डेली रूटीन का काम नहीं कर पा रहा तो भी वह शारीरिक रूप से अक्षम बालक होगा। और अगर उसका शारीरिक अंग खराब है, यानी उसके शरीर में से उसका कोई भी ऑर्गन क्या है? डैमेज है, उसका कोई भी एक अंग खराब है तो वो भी क्या होगा? शारीरिक रूप से अक्षम हो जाएगा। फिर उसके बाद है उसमें क्या होगा? कॉन्फिडेंस की कमी होगी, यानी उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी। वो क्या होगा? दूसरों पे निर्भर रहेगा, या इसका मतलब क्या हो गया? वो पराश्रित हो जाएगा, दूसरों पे निर्भर रहना है। फिर वह समस्यात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है, यानी प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर प्रदर्शित करता है, सभी से हंस के बातचीत नहीं करता, है ना। फिर और कौन सा बिहेवियर वो प्रदर्शित करता है? क्रियाओं को देर से सीखता है, यानी वह कार्य करने में अक्षम है, यानी उसकी कार्य क्षमता प्रभावित हो रही है तो वो क्या करेगा? किसी भी कार्य को देर से सीखेगा, कार्य को देर से सीखता है। यानी जो व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम होता है वो क्या करेगा? दूसरों पे निर्भर रहता है, यानी अपना खुद का काम नहीं कर पा रहा, समायोजन नहीं कर पाता, उसकी कार्य क्षमता में कमी हो जाती है, वह कार्य को देर से सीखता है, समस्यात्मक व्यवहार करते हैं, यानी मतलब किसी से हंस के बातचीत नहीं करता, उसका डेली का रूटीन वो नहीं कर पाता है, उसका कोई भी जो शारीरिक अंग होता है वो डैमेज हो जाता है। तो जो व्यक्ति ये सभी विशेषताएं प्रदर्शित करता है वो कैसा व्यक्ति होगा? शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति होता है। ठीक है। अब इस शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति में कौन कौन से बच्चे आ सकते हैं? यानी ये तो विशेषताएं थी कि जो व्यक्ति ये सारी विशेषताएं प्रदर्शित करेगा जिसमें ये सभी लक्षण दिखाई देंगे वो शारीरिक रूप से अक्षम बालक है ना। तो अब इसके अंतर्गत कौन कौन से बालक आ सकते हैं? जैसे गूंगे, बहरे, जिन्हें कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है, और क्या हो जाएगा? मतलब मिर्गी वाले बालक और अपंग बालक,
है ना। तो ये सभी बालक किसके अंतर्गत आते हैं, शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, यानी जिनके शरीर में जो भी प्रॉब्लम होती है अपने शरीर के कारण वो कार्य को नहीं कर पाते हैं, वो होंगे शारीरिक रूप से अक्षम बालक। अब शारीरिक रूप से अक्षम बालक यानी उसके शरीर में कमी है, तो उसके शरीर में कमी है तो वह इन सभी क्षेत्रों में कम हो जाएगा, यानी वो कम वाला गुण प्रदर्शित कर रहा है। अब कम और अधिक दोनों है ना इसमें, अगर जो इन सब के बावजूद भी कार्य अच्छे से कर पा रहा है तो वो अधिक के अंतर्गत आएगा। लेकिन ये सब किसके कारण है, कार्य नहीं कर पा रहा है, उससे नहीं हो रहा है, यानी उसका ये इन सभी क्षेत्रों में वह कम हो गया, तो ये किस में आएगा, ये भी विशिष्ट बालक में आएगा। फिर उसके बाद जो अगला टाइप है, अगला जो विशिष्ट बालक होगा वो कैसा होता है, अगला विशिष्ट बालक कैसा होगा, ये तो था शारीरिक रूप से अक्षम बालक, तो अगला कौन सा हो जाएगा, मानसिक रूप से अक्षम बालक। तो जो दूसरा टाइप है वो क्या हो जाएगा, मानसिक रूप से अक्षम बालक। अब उसके मस्तिष्क के बेसिस पे विशिष्ट बालक कौन सा होगा, अब इसकी परिभाषा देखते हैं। इस प्रकार के बालकों से तात्पर्य है जो मंद बुद्धि के होते हैं या फिर जिनकी बुद्धि 80 से कम होती है। ऐसे बालक किसी भी समाज एवं राज्य में पाए जा सकते हैं। इन बालकों में ही मानसिक रूप से अक्षम बालक एवं मानसिक रूप से पिछड़ा बालक कहा जाता है। यानी मानसिक आ रहा है यानी मस्तिष्क, मस्तिष्क में क्या आएगी, बुद्धि, यानी जिन बालकों की बुद्धि क्या होती है यानी IQ, बुद्धि का अर्थ होगा यहाँ पे IQ क्या होती है, 80 से कम होती है, वो इसके अंतर्गत आएंगे। अब इनकी विशेषता क्या होगी, ये भी दूसरों पे निर्भर रहेंगे, यानी पराश्रित हो गए। पर मतलब पर आश्रित, पर मतलब दूसरे, आश्रित मतलब डिपेंडेंट, यानी ये लोग भी दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। और अधिकम क्या योग्य होती है, यानी ये सीख नहीं पाते, यानी सीखने की क्षमता नहीं होती, सीखने की क्षमता नहीं होती। और क्या विशेषता होती है ऐसे बालकों की, ऐसे बालकों की बुद्धि कम होती है, पहले ही लिखा हुआ है, बुद्धि कम होती है। और हो जाएगा सामवेगिक अस्थिरता होती है, यानी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, यानी कंट्रोल करने की कैपेसिटी होती है, इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर और विशेषताएं होगी मानसिक दुर्बलता का स्थायी होना, यानी मानसिक रूप से बीमार है तो अपनी मेंटली स्टेट को ये मतलब इनकी जो मेंटली स्टेट होती है वो क्या होती है, परमानेंट होती है। फिर और विशेषताएं होगी इसमें व्यक्तित्व में आकर्षण का अभाव होते हैं, यानी जो व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होते हैं उनकी जो पर्सनैलिटी होती है, उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो क्या होती है, अट्रैक्टिव नहीं होती। मतलब जो व्यक्ति ये सभी विशेषताएं प्रदर्शित करता है, जो ये सभी लक्षण अगर किसी में दिखाई देते हैं तो वो मानसिक रूप से अक्षम बालक है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति आएंगे, मतलब इसके अंतर्गत कौन कौन से बालक आते हैं, मतलब जड़ बुद्धि, मूढ़, जड़ बुद्धि, मूढ़ और मूर्ख। हमने बिनी साइमन का जब टेस्ट पढ़ रहे थे बुद्धि परीक्षण में बौद्धिक विकास के अंतर्गत, तो हमें ये सभी टाइप पढ़े थे। हमने जो IQ की टेबल पढ़ी थी उसके अंतर्गत सबसे नीचे वाले जो 3 पॉइंट थे वो यही थे, जिनके IQ सबसे लोएस्ट होती है जड़ बुद्धि, मूढ़ और मूर्ख, यानी इडियोटिक जो पर्सन होते हैं वो मानसिक रूप से अक्षम बालक के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद है जो अगली विशेषता है, ये अगला टाइप है, अगला टाइप हो जाएगा विशिष्ट बालक का, वो है प्रतिभाशाली बालक, यानी इंटेलिजेंट। यानी जितने भी हमने विशिष्ट बालक की हमने परिभाषा पढ़ी थी उसमें जितने भी क्षेत्र थे, जितने भी क्षेत्र के अंतर्गत अगर गुण उसके ज़्यादा हैं, गुण ज़्यादा है यानी वह इंटेलिजेंट है,
यानी अगर गुण ज़्यादा है तो वो इंटेलिजेंट के अंतर्गत आएगा, अगर गुण कम है तो वो मूर्ख के अंतर्गत आएगा। और ये दोनों ही जो बच्चे होते हैं, इन दोनों ही बच्चों को विशिष्ट बालक कहते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली बालक। मतलब ये सभी क्षेत्रों में बेस्ट होगा, परफेक्ट होगा। इसकी परिभाषा देखते हैं कि ये वे बालक होते हैं जिनमें बौद्धिक एवं मानसिक क्षमता औसत बालकों से अधिक होती है। इनकी बौद्धिक क्षमता उत्कृष्ट श्रेणी की होती है। यानी जितने भी क्षेत्र थे, सामाजिक व्यवहार, संवेग, बौद्धिक विकास, इन सभी क्षेत्रों में ये बेस्ट होता है। अब इनकी विशेषता क्या होगी, यानी इनके लक्षण क्या होंगे? इनमें उच्च बौद्धिक क्षमता होती है, यानी IQ अधिक होता है। और क्या होगा? जल्दी से सीख पाते हैं। अधिगम भी उच्च होता है। फिर अगली विशेषता होगी, इनका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, जल्दी से कैच कर पाते हैं। कुछ भी सिखाओ जल्दी से सीख जाते हैं, यानी इनकी अधिगम की क्षमता अच्छी होगी, यानी वो जल्दी से कैच कर रहे हैं। फिर हो जाएगा उनकी शैक्षिक उपलब्धि अधिक होती है। शैक्षिक उपलब्धि अच्छी होती है। फिर हो जाता है समायोजन की क्षमता अधिक होती है, यानी वो एडजस्टमेंट अच्छी तरीके से कर पाते हैं। फिर और हो जाएगा उनकी जो पर्सनैलिटी होती है, इनका जो व्यक्तित्व होता है वो अट्रैक्टिव होता है, यानी आकर्षक करते हैं ये लोगों को। व्यक्तित्व आकर्षण होता है। तो जो भी प्रतिभाशाली बालक होंगे वो ये सभी लक्षण प्रदर्शित करते हैं। अब इसके भी टाइप क्या हो सकते हैं? इसके भी अब 2 टाइप हो सकते हैं। यहाँ एक तो होगा संपूर्ण प्रतिभाशाली बालक, संपूर्ण प्रतिभाशाली बालक, और एक होगा विशिष्ट प्रतिभाशाली बालक। अब इन दोनों में अर्थ क्या है? संपूर्ण प्रतिभाशाली बालक मतलब जितने भी क्षेत्र है, सामाजिक, आर्थिक, खेल, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति परिपक्व है, बौद्धिक क्षमता उसकी अच्छी है, वह सभी क्षेत्रों में अच्छा है, तो वो होगा संपूर्ण प्रतिभाशाली बालक। लेकिन विशिष्ट प्रतिभाशाली बालक में आएगा अगर सिर्फ एक ही क्षेत्र में अच्छा है, यानी वह सिर्फ खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छा है, तो वो क्या होगा? सिर्फ एक क्षेत्र में अच्छा है, वो एक क्षेत्र में इंटेलिजेंट है। मतलब अगर वो किसी विशिष्ट क्षेत्र में इंटेलिजेंट है तो वो विशिष्ट प्रतिभाशाली बालक। अगर वो सभी क्षेत्रों में परफेक्ट है तो वो संपूर्ण प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। फिर उसके बाद अगला टाइप है शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक। तो हमारा चौथा टाइप हो जाएगा विशिष्ट बालक का, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक। पहले थे शारीरिक रूप से अक्षम, फिर उसके बाद मानसिक रूप से अक्षम, फिर थे प्रतिभाशाली बालक, फिर चौथा आ गया शैक्षिक दृष्टि से, यानी एजुकेशनल से। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक, तो इसके अंतर्गत वे बालक आते हैं जो अपनी कक्षा के बालकों से पढ़ाई में काफ़ी पीछे रहते हैं तथा कक्षा कार्य करना भी देरी से सीखते हैं। उनमें पढ़ने, लिखने, याद करने, तर्क देने की क्षमता कम होती है और वे किसी भी काम को बहुत देर से सीखते हैं। यानी इसके अंतर्गत वे बालक आएंगे जो देर से सीखते हैं, यानी उनमें देर से सीखना होता है, कार्य को भी देर से करेंगे। सही है, देर से सीखेंगे तभी तो देर से करेंगे, है ना। और ये कहाँ पे? कक्षा में। फिर इसके बाद है पिछड़े बालकों में, यानी ये जो बालक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, इनके कारण क्या हो सकते हैं, यानी किस कारण से बालक पढ़ाई में पीछे रह जाता है। एक तो अपने स्वास्थ्य के कारण, बीमार अधिक होता है तो वह पढ़ाई में पीछे रह जाता है। पारिवारिक कारण हो गया, घर का माहौल ही नहीं है पढ़ने लिखने का, पारिवारिक वातावरण हो गया, स्वास्थ्य हो गया। फिर उसके बाद है रोग एवं चोट हो गई, कोई बीमारी हो गई या फिर चोट लग गई,
उसके कारण भी वह पढ़ाई में पिछड़ जाता है। फिर उसके बाद है माता पिता का दृष्टिकोण, यानी माता पिता ही पढ़े लिखे हुए नहीं हैं और वो नहीं चाहते कि बच्चा पढ़ाई करे, तो इसका प्रभाव भी बच्चे के एजुकेशन पे पड़ता है। माता पिता का दृष्टिकोण। फिर उसके बाद है विद्यालय का वातावरण। विद्यालय का वातावरण अनुकूल नहीं है तो वो भी पढ़ाई को इफेक्ट करता है। और है माता पिता का बालकों के साथ व्यवहार। माता पिता बच्चों के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे तो उनका भी पढ़ने में ध्यान नहीं होता है। माता पिता का बालकों के साथ व्यवहार। तो ये थे शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक। और जो अगला और अंतिम टाइप है विशिष्ट बालक का, वो है अधिगम असमर्थता वाले बालक। अधिगम असमर्थता। अधिगम का अर्थ है सीखना और असमर्थता यानी जो सीखने में असमर्थ है, तो वो कौन से बालक हो जाते हैं? अधिगम असमर्थता वाले बालक। अधिगम असमर्थता वाले बालक। तो इसके अंतर्गत वे बालक आते हैं जिनमें सीखने की क्षमता सामान्य बालकों की तुलना में काफ़ी कम होती है। इन्हें सीखने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वे चीज़ें इन्हें समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती। यानी इसके अंतर्गत वे बालक आते हैं, अभी मैंने बताया अधिगम असमर्थता यानी सीखने की क्षमता कम होती है, यानी सीखने की क्षमता कम होती है। अब ये सीखने की क्षमता कम क्यों होगी? जब इनके पास उपलब्ध नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सामान्य आवश्यकता। सामान्य आवश्यकता का सामान, यानी पढ़ने लिखने के लिए जो कुछ भी मटेरियल चाहिए होता है, अगर इनके पास वही सामान ही उपलब्ध नहीं होगा, अगर वह सामान उपलब्ध नहीं होगा तो वह सीख ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे बालक भी विशिष्ट बालक के अंतर्गत आएंगे और वो क्षेत्र होगा अधिगम असमर्थता वाले बालक। अब इसका कारण क्या हो सकता है? गरीब हो सकते हैं। अगर उनमें गरीबी होगी तो उन्हें सामान उपलब्ध नहीं हो पाएगा, पढ़ने लिखने कॉपी पेन पेंसिल किताबें उपलब्ध नहीं होगी तो वह पढ़ लिख नहीं पाएंगे। और अगर परिवार ज़्यादा बड़ा होगा तो हर एक बच्चे को उतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। फिर और हो जाएगा विघटित परिवार, यानी टूटा फूटा परिवार है, यानी हर कोई साथ में नहीं रहता, अलग अलग रहते हैं। विघटित परिवार है या फिर शारीरिक चोट वगैरह है, शारीरिक रोग एवं चोट है, तो भी बालक विशिष्ट बालक के अंतर्गत आएगा। तो ये सभी थे विशिष्ट बालक के टाइप। सबसे पहले था शारीरिक रूप से अक्षम बालक, यानी उसके शरीर में अगर कोई कमी है जिसके कारण वह सभी क्षेत्रों में पीछे रह रहा है, तो वो था शारीरिक रूप से अक्षम बालक। फिर उसके बाद है मानसिक रूप से अक्षम बालक, यानी अगर वो मेंटली वो प्रिपेयर नहीं है, मेंटली उसे प्रॉब्लम है, तो वो भी विशिष्ट बालक के अंतर्गत आएंगे। फिर उसके बाद है प्रतिभाशाली बालक, यानी पढ़ने में इंटेलिजेंट है, सभी क्षेत्रों में परफेक्ट है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक, यानी सिर्फ वो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। फिर उसके बाद है अधिगम असमर्थता वाले बालक, यानी उनमें सीखने की क्षमता कम होती है। अब भी सीखने की क्षमता कम क्यों होती? क्योंकि उन्हें फैसिलिटी नहीं मिल पाई। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है विशिष्ट बालक, ये कंप्लीट हो गया। अब नए वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।